हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 2। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा उसके बाद इसमें आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों चैप्टर के फॉर्मूलाज बनाते चलें। तो अगर आप बीच में वीडियोस को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा सो दैट जब आप इसका फॉर्मूला बनाएं तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो, एक जगह आपके पास कंटेंट रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी विलंब के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? पोटेंशियल के बराबर, जिसको हम लोग डिफाइन करने के लिए अगर देखा जाए तो W बाई क्यू से भी डिफाइन करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है उसको आप हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, नेगेटिव के कारण जो पोटेंशियल होता है लोअर होता है। स्केलर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर देते हैं। दो चार्जेस प्लस क्यू या और माइनस क्यू है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, तो इसके अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे जाएं तो आपको पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। फिर क्या होता है हमारे पास कि अगर पोटेंशियल v से किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा तो उसके पास एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर दिया। वर्क डन कितना होगा चार्ज को एक पॉइंट v1 से लेकर v2 पे जाने पे? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है तो के क्यू बाई आर। कई बार इसका ग्राफ बना देगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ ही यूज होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट केस, अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड्स आर 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 है, वर्टिसेस पे चार्ज रखे गए हैं, तो 2r करने में कितना वर्क डन होगा? पोटेंशियल एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 2। देख लो क्या चेंज हुआ? रेडियस चेंज हो गया या सेपरेशन चेंज हुआ। एंड दोनों के बीच का डिफरेंस तो आपको पता चल जाएगा वर्क डन। अगर वर्क डन नहीं पूछा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना बताएं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना, तो हम लोग 1 2 3 4 अगर नाम दे दिया जाए 1 2 3 4 तो हमारे पास क्या बोल दिया जाएगा कि पोटेंशियल हमारे पास U12 कितना है, U13 कितना है, 23 14 24 एंड 34 के बारे में। इसका बनाने का दूसरा तरीका, U ऑफ द सिस्टम को अगर लिखा जाए तो वो हो जाता है हमारे पास n/2 इंटू U1। मतलब इन सभी को U1 देखा जाए तो U12 13 एंड 14, तो n/2 यहाँ पे 4 है, 4/2 2 इंटू U1 कर देना तो भी आंसर आ जाएगा। फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दिस पॉजिटिव चार्ज इन दिस केस, तो Q एंड Q के कारण यहाँ पर पोटेंशियल लिख लिया सर। अब इसी को आप इक्वेट कर दीजिए टोटल एनर्जी से, वही एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर वेलोसिटी निकालना है तो हाफ mv² से बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले केस में जाते हैं। तो अगर हमारे पास Q Q Q चार्ज रखें R 2R 4R पे, तो GP का सीरीज फॉर्म हो जाएगा। GP का सीरीज से आप निकाल सकते हैं आप पोटेंशियल क्या होगा। अगर हमारे पास आइडेंटिकल चार्जेस हैं, वर्टिसेस पे रखें तो पोटेंशियल कितना होगा? ये सेपरेशन निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए KQ बाई R। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो सेंटर वाले पॉइंट पे सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं। माइनस क्यू के कारण अगर देखा जाए तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द चार्ज यहाँ पे जीरो है। बट इस साइड देखें तो प्लस क्यू माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों जीरो है। अगर स्फेयर या फिर देखा जाए अभी हमारे पास रिंग के लिए के क्यू बाई आर हमारे पास पोटेंशियल दे देगा। अगर एक रॉड है, रॉड का चार्ज Q दिया है, लेंथ L दिया है, पॉइंट P जो कि एक एंड से R डिस्टेंस है, तो आप इसको लिख सकते हैं KQ बाई L ln R2 बाई R1 के बराबर। अच्छा, Q बाई L को लैम्डा भी लिख सकते हैं बेटा, तो K लैम्डा ln R2 बाई R1 भी हो सकता है। सेमी सर्कुलर रिंग KQ बाई R। अगर हमारे पास रिंग है, x डिस्टेंस पे निकालना है तो KQ बाई स्मॉल r की वैल्यू R² प्लस x² अंडर रूट। अगर हमारे पास एक शीट है, शीट के कारण दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R से, वहां से आ जाएगा। अगर एक हॉलो स्फेयर हो या मेटालिक स्फेयर हो तो इनके कारण जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड पे तो KQ बाई स्मॉल r, सरफेस पे अगर देखा जाए तो KQ बाई कैपिटल R, और इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट रह जाएगा। अब अगर चार पॉइंट हमारे पास या चार पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने बोल दिया जाए, हमारे पास स्फीयर है 1 2 एंड 3, तो इनसाइड में अगर आप देखें तो ये सभी पॉइंट के लिए इनसाइड में ही है, तो K कॉमन लेकर Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3। अगर सेकंड वाले पॉइंट पे रख दें यहाँ पर तो एक के लिए आउटसाइड में है Q1 बाई R, बाकी के लिए Q2 बाई R3, R2 Q3 बाई R3। अगर थर्ड रख लिया जाए सेम वे, अगर आउटसाइड है तो कंप्लीट K टोटल चार्ज अपॉन R के बराबर। अगर आप एक सॉलिड स्फीयर में जा रहे हैं तो आउटसाइड के लिए KQ बाई स्मॉल r, सरफेस पे KQ बाई कैपिटल R, इनसाइड जनरल पॉइंट KQ बाई 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। अब इसी से आप सेंटर
एंड सरफेस के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, उसका ग्राफ। अगर हमारे पास ये कटोरा है, मतलब हेमिस्फेयर है, यहाँ पे चार्ज रखा गया है, तो इसके सेंटर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर सिग्मा दिया था, तो वहां से सिंप्लीफाई करके हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर। अगर हमारे पास एक डायपोल है, तो डायपोल का जनरल पोटेंशियल निकालना है, तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर। बट अगर उनको शॉर्ट डायपोल निकालना है तो के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, रीजन थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्योंकि अगर चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू है तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है। चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमें बस जल्दी में रिवाइज करना है। ठीक है, आइए। अब हमारे पास दो चार्ज बॉडी दिए हैं जिसको आप कनेक्ट कर दिया है, बोला जाए कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है या बोला जाए फाइनल चार्ज क्या है। तो लेट्स से यहाँ पर पहले आप क्या करें, इनका के क्यू वन बाई आर वन निकाल लें, इसका के क्यू टू बाई आर टू निकालें। अब देखिए बेटा, जिसका रेडियस कम है तो उसका पोटेंशियल हाई होगा, तो यहाँ से मैंने मान लिया कि एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज निकला है, यहाँ पर एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया है। तो आप दोनों का फाइनल पोटेंशियल लिख लीजिए, के क्यू वन प्लस एक्स इधर आया, यहाँ पर माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करके एक्स निकल जाएगा। नहीं, मान लो आपको सिर्फ चार्ज का रेशियो पूछा है, तो आप के क्यू डैश अपॉन आर वन, के क्यू टू डैश अपॉन आर टू, और दोनों का रेशियो लेकर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है, क्यू वन प्लस क्यू टू, क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश, इन दोनों को आप इक्वेट करिए तो आपका क्यू वन क्यू टू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन अभी अभी पढ़ लिया। आइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा क्या है, ये वैसा सरफेस है या इमेजिनरी सरफेस है जिसपे सेम पोटेंशियल होता है। अच्छा, अब इसके कारण अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वर्डन जीरो होता है। ठीक है, अगर एक पॉइंट चार्ज लिया जाए, उस पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो स्फेयर के फॉर्म में होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, तब एक कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि अलोंग द सरफेस होगा, मतलब सरफेस के अलोंग, तब आपको मूव करने में वर्क डन करना होगा जो कि इस इक्विपोटेंशियल के कंसेप्ट के अगेंस्ट है। नेक्स्ट कॉमन केस की बताइए, यहाँ पर पोटेंशियल अगर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देख बेटा, वी नॉट से लेकर वी फाइव वेलोसिटी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो डायरेक्शन पता चल गया, सेपरेशन एक्स दिया है तो आप साइन थीटा यहाँ पे लगा सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर अपॉन एक्स। तो यहाँ से आप स्मॉल आर निकालकर पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे बोल दिया जाए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था जहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, तो एक पोटेंशियल इनकी एनर्जीज के कारण, दूसरा पोटेंशियल एनर्जीज के कारण, तीसरा इन दोनों के कारण, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास पता चल जाएगा। आइए, नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर हमेशा जीरो रहेगा, अभी तो बताया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इंटर करता है कंडक्टर में। ठीक है, एट सरफेस देखिए यही बात लिखा हुआ है भाई। फिर अगर किसी भी कंडक्टर का सरफेस देखें तो वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल ही होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होने वाला है। अब कंडक्टर में आप किसी भी जगह पर जाएं तो पोटेंशियल आपको कांस्टेंट ही रहने वाला है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तभी तो हमारे पास थंडरिंग होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन रिक्वायर्ड होने के लिए सिग्मा ज्यादा हो जाता है एजेस पे। उसके बाद अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर मेटालिक कंडक्टर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेम रह जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि बाहर और अंदर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएंगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बट यहीं पे अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक रखा जाए तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू ई नॉट बाई के के बराबर हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखें तो ई नॉट कॉमन लिखकर 1 माइनस 1 बाई के लिख सकते हैं, और चार्ज इंड्यूस का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अगर आप अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर करते हैं, अर्थिंग का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल वहां का जीरो होगा, चार्ज में और मे नॉट भी उस पॉइंट का जीरो हो सकता है। अगर आप आउटसाइड वाले केस को याद करें तो आउटसाइड वाले केस में जो आउटर सरफेस पे चार्ज है वो भी जीरो ही आ जाता था, और पोटेंशियल तो आउटसाइड का जीरो ही। फिर इनसाइड का पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हैं जिसके कारण ये माइनस क्यू और यहाँ का प्लस क्यू भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप इनसाइड को हम लोग अर्थिंग कर देते हैं तो क्या होने वाला है, तब जो इनसाइड पे पोटेंशियल है वो तो जीरो ही होगा, बट यहाँ पे एक चार्ज भी आ जाएगा, उस चार्ज की वैल्यू आ जाएगी माइनस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, कैपिटल आर आउटसाइड का रेडियस, स्मॉल आर इनसाइड का रेडियस। अब अगर हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज रख दे तो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, और आउटसाइड वाले या दूसरे साइड वाले को अर्थिंग कर दिया जाए तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज सरफेस में चले जाएंगे। तो इंड्यूस का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, वो भी आप निकाल सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर। चलिए
अब आ जाते हैं कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखें तो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। आप पोटेंशियल को E इंटू डी करके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस देखने में क्या मिला बेटा आपको, कि कैपेसिटेंस जो है बेटा वो एरिया पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब शेप साइज एंड मीडियम पे, बट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करें तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को थिकनेस टी का इंट्रोड्यूस किया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन, एयर कितने के बीच में है वो देख लीजिए और मीडियम का फैक्टर देख लीजिए, तो टी बाई के, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका कैपेसिटेंस। ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी है, जेई मेंस में भी पूछा गया, नीट में भी सवाल पूछा गया। अब बताया जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, तो जो चार्ज फ्लो है वो Q इज इक्वल टू CV के बराबर है। जो बैटरी ने काम करा CV स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर, तो आधा कितना गया लॉस में। फिर आप निकाल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विच इज एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के बराबर। हीट प्रोड्यूस आप निकाले तो हाफ CV स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर अगर लिया जाए, और स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में बाहर वाला जो पोर्शन है हमारे पास, आउटर सरफेस को अगर अर्थ कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, चाहो तो वही ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल से याद कर सकते हो। ए क्या हो जाएगा 4 पाई A1 A2, यहाँ पे A इंटू बी इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल। अगर आउटसाइड का रेडियस इन्फिनिटी हो गया तो C की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों वैल्यू को या इनसाइड आउटसाइड दोनों को आप अर्थ कर दिए तो A की जगह पे B लिख सकते हैं, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बाई सेपरेशन। अगर हम लोग बात करें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए तो कितने के बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अपॉन R2 बाई R1 के बार, या ln R2 बाई R1 के बराबर। कैपेसिटेंस आइसोलेटेड कंडक्टर हो अगर तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 1 बाई R2 माइनस D टाइम्स ऑफ, या 2 बाई D के बराबर। अब अगर D को इन्फिनिटी ले जाए तो तब जाकर 1 बाई डी का फैक्टर 0 हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया। आइए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल्स अगर देखा जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, n आइडेंटिकल हो जाए तो C अपॉन n के बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो एडिटिव होंगे बट पोटेंशियल सेम रह जाएगा, तो वहां से C इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, C इक्विवेलेंट से चार्ज निकाल लीजिए, और जैसे ही आपको चार्ज पता चल गया तो यहाँ पर भी देख लो बेटा, हमारे पास V1 अगर आपको निकालना है तो Q1 बाई C1 कर देते हैं। ठीक है, या मतलब यहाँ पर देखा जाए बेसिकली तो चार्ज तो सेम ही है, Q बाई C1 कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा V1 के लिए वो C2 इंटू V बाई C1 प्लस C2। अब सिमिलरली अगर V2 के लिए लिखा जाए तो C1 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो कई बार ये केस दिया जाता है कि अगर हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने क्या करा है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है बी एंड बी। तो अगर इस केस में देखें हर के अक्रॉस ए बी पे ही कनेक्शन है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर दो बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो सी इक्विवेलेंट इसके पास, या वी इक्विवेलेंट निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस E2 आ जाएगा, तो यहाँ से आप V1 निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा बैलेंस, जब अपोजिट दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो C1 C4 इंटू बराबर हो जाए C2 C3 के बराबर। उस केस में यहाँ से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, मतलब C5 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर भी C5 गायब हो जाएगा, यहाँ पर भी C5 गायब हो जाएगा, C5 गायब हो जाएगा। अब अगर हमारे पास एक क्यूब है, एज के बीच में देखा जाए तो जो कैपेसिटेंस है वो 12/7 C के बराबर होता है। अगर आप फेस डायगोनल की बात करें तो 4/3, अगर बॉडी डायगोनल की बात करें तो 6/5। इस केस में देखा जाए तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहाँ से चार्ज नहीं फ्लो होता है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, देन ये इसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये कॉम्बिनेशन और ये तीनों अलग अलग सीरीज में है उसके साथ पैरेलल, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकालने का कैसा तरीका, ये केस और ये केस बिल्कुल सेम है, तो एक बताता हूँ, दूसरा आप खुद से निकाल लेना। तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा, ये क्रिकऑफ रूल से है, तो जितना चार्ज इनपुट होगा उतना आउटपुट ही होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग लिखा जाए तो V माइनस V1 इंटू C1 प्लस, दूसरे के लिए लिखा जाए V माइनस V2 इंटू C2 प्लस, तीसरा अगर लिखा जाए हमारे पास, तीसरा लिखा जाए V माइनस V3 इंटू C3, इन सभी का सम किसके बराबर हो जाएगा, 0, वहां से V1 का वैल्यू आ जाएगा।
आइए अब आते हैं हमारे पास प्लेट का केस। यहाँ पे 4 प्लेट लगे हुए हैं हमारे पास। सी फैक्टर निकालने के लिए बोल दिया था, प्लेट का नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4। अब अगर आप देखें तो 1 ए पॉइंट है, 4 बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। एक कैपेसिटर बन गया 2n 1 के बीच में, दूसरा 2n 3 के बीच में, तीसरा 3n 4 के बीच में। तो आपको दिख गया सीरीज, तो आपका आंसर आ गया। इस केस में देखें 1 2 3 4, तो ये किस में है, 1 एंड 3 सेम पोटेंशियल पे है, 2 and 4 सेम पोटेंशियल पे। तो एक कैपेसिटर यहाँ पे बन गया, दूसरा कैपेसिटर यहाँ बन गया, तीसरा यहाँ बन गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सी इफेक्टिव आ गया। अब जो अगला केस है बेटा, इसमें चार्ज निकालने दिया जा सकता है। एंड ऊपर वाला केस एंड ये केस दोनों सेम ही है। कैसे है जरा समझे। तो ये पॉइंट हमारा ए ले लिया अगर, तो ये भी ए है, ये भी ए है। ये पॉइंट बी ले लिया, तो इधर भी बी है, इधर भी बी है। तो ये वाला केस आ गया। अब अगर यहाँ पर आप बैटरी ही कनेक्ट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा पैरेलल में है तो किसमें कितना चार्ज जा रहा है। तो सी टोटल निकाल सकते हैं, क्यू टोटल निकाल सकते हैं। सी इफेक्टिव निकालने के बाद फिर Q1 Q2 भी और Q3 Q4 भी निकाल सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आई होप ये क्विक रिवीजन वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए आपके प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प किया होगा। प्लीज़ सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना, कुछ अगर यहाँ पे मिसिंग है, कुछ केस मिसिंग है तो ऐड करना। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपको ये मेहनत अच्छा लगा हो, क्योंकि एक पीपीटी बनाने में ही एक दिन का समय लगभग चला जाता है, पूरा कंप्लीट दे जाता है, तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। कुछ खास नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। मैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।